हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। सूर्य क्लासेज जीईओ में मैं खिलेश्वर चौहान आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, पिछली कक्षा में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे वो था हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम जिस भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे थे वो था हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और पूर्वी मैदानी प्रदेश को हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था दोस्तों? तो वो बांटा था हमने 3 भागों में। और 3 भाग कौन कौन से थे? तो पहला था हमारा चंबल बेसिन, और दूसरा था बनास व बाणगंगा बेसिन, बनास व बाणगंगा बेसिन, और तीसरा जो हमने बांटा था वो था हमारा माही बेसिन, माही बेसिन। अब इन तीनों जो भागों में हमने इसको बांटा था, इसमें हमने चर्चा कर ली थी दोस्तों हमारे चंबल बेसिन के बारे में। चंबल बेसिन के ऊपर हमने बहुत ही अच्छे विस्तार से एक एक बिंदु वाइज अच्छे ढंग से एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा की थी दोस्तों। अब हम इससे आगे बात करते हैं हमारे बनास व बाणगंगा बेसिन के अंतर्गत। देखिए, जो बनास और बाणगंगा जो बेसिन है इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। बनास व बाणगंगा बेसिन। देखिए, सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि बनास और बाणगंगा बेसिन है क्या। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों कि जो बनास नदी और जो बाणगंगा नदी, इन दोनों के द्वारा इसके जो आसपास का जो क्षेत्र होता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है दोस्तों बनास और बाणगंगा बेसिन। बनास और बाणगंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों बनास और बाणगंगा का बेसिन। अब जैसे देखिए, बनास नदी व बाणगंगा नदी के आसपास का क्षेत्र बनास व बाणगंगा बेसिन कहलाता है। बनास नदी और बाणगंगा नदी के जो आसपास का क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? बनास और बाणगंगा का बेसिन। अब देखिए दोस्तों, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मैं यहाँ पे चित्र बना रहा हूँ, तब तक आपके लिए एक क्वेश्चन है जो विगत एग्जाम में पूछा गया था। निम्न में से किसमें राजस्थान की स्थिति नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन थे दोस्तों। क्या दिए गए थे एग्जाम में? इसमें पहला था वायव्य कोण, दूसरा जो बी ऑप्शन था हमारा वो था आग्नेय कोण, या इसको क्या कहते हैं? अग्निकोण, अग्नि कोण। और जो सी वाला ऑप्शन है वो है दोस्तों नैऋत्य कोण। और जो हमारा डी ऑप्शन है वो है ईशान कोण, ईशान कोण। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। हमारे जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार जो हमने टॉपिक बहुत ही विस्तार से पढ़ा था उसके बारे में हमने ये जो सवाल है, क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी दोस्तों। तो देखते हैं आपको कितना याद है। आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में छाप दो। तब तक मैं आपके ये जो बनास और बाणगंगा बेसिन है इसको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ दोस्तों। देखिए, जैसे ये हमारी नदी है जिसका नाम है
गंगा नदी। और ये जो बाणगंगा नदी है दोस्तों, इधर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है यमुना। कौन सी है? यमुना। और उसके बाद में एक नदी है इसका नाम है बनास नदी। और ये जो नदी है इसका नाम है चंबल नदी। अब ये दोस्तों ये है कौन सा? बनास और बाणगंगा बेसिन। अब देखिए ये हमारा क्या, ये नदी हुई हमारी बाणगंगा, और ये वाली जो नदी है ये है हमारी कौन सी? बनास नदी। अब देखिए ये कौन कौन से जो जिलों में बहती है, तो ये देखिए दोस्तों ये बहती है दोस्तों, ये है हमारा, इसका जो उद्गम है वो है बैराठ की पहाड़ी। और इसका जो उद्गम होता है वो होता है खमणौर राजसमंद से। किससे? खमणौर राजसमंद से। इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? बनास और बाणगंगा बेसिन। अब देखिए दोस्तों बनास जो नदी है और बाणगंगा नदी है, इसके यहाँ पर एक मैदानी भाग है। ये जिस मैदान का निर्माण करती है उस मैदान का नाम है दोस्तों रोहिका मैदान। कौन सा मैदान है दोस्तों? तो ये हुआ हमारा रोहिका मैदान। किसका मैदान दोस्तों? ये हुआ हमारा रोहिका मैदान। और रोहिका मैदान के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक मैदान है जो बनास नदी के द्वारा बनाया गया है, उसको कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। किसका मैदान दोस्तों? ये वाला जो मैदान है हमारा, ये कौन सा है? मालपुरा करौली का मैदान। और इसके जस्ट पास में एक और मैदान है जिसका नाम है पीडमांट का मैदान। और यहाँ पर एक मैदान है जिसका नाम है दोस्तों खेराड़ प्रदेश। अब समझिए दोस्तों आप एक बार कि जो बनास और बाणगंगा नदियों के द्वारा जो उपजाऊ मैदान का निर्माण किया जाता है, जिस बेसिन का निर्माण किया जाता है, उसको कहा जाता है बनास और बाणगंगा का बेसिन। अब देखिए ये हुई हमारी कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। और बाणगंगा नदी का जो उद्गम है ये होता है बैराठ की पहाड़ी। और बैराठ की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये है हमारे जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। यहाँ से इसका उद्गम होता है और जयपुर के बाद में पहले कहाँ बहेगी? जयपुर। और उसके बाद में जयपुर से आगे होता है कौन सा? दौसा। और दौसा से आगे बहती है दोस्तों हमारे भरतपुर में। किसमें? भरतपुर में। जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहने के बाद यूपी में जाके किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। और इस बनास नदी, इस बाणगंगा नदी के द्वारा जो मैदानी क्षेत्र का निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है रोहिका मैदान। अब ये जो रोहिका मैदान है, रोहिका जो मैदान है ये कौन कौन से जिलों में होगा इसका विस्तार? तो ये होगा हमारे जयपुर, दूसरा दौसा और तीसरा होगा हमारा भरतपुर। इन 3 जिलों के अंतर्गत जिस मैदान का
बाणगंगा नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है रोही का मैदान। अब इसका निर्माण कौन सी नदी के द्वारा हो रहा है? तो दोस्तों इसमें अधिकतर जो हिस्सेदारी वो कौन सी नदी की है? वो हुई किसकी? बाणगंगा की। और कुछ जो हिस्सेदारी किसकी है? यमुना नदी की, क्योंकि यहाँ से यमुना नदी बह रही है तो यमुना नदी का जो आसपास का क्षेत्र वो भी बेसिन होगा। तो इसका जो निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण किया जाता है हमारा बाणगंगा प्लस यमुना। किसके द्वारा दोस्तों? बाणगंगा और यमुना नदी के द्वारा जिस बेसिन का निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है रोही का मैदान। और रोही के मैदान का जो विस्तार है हमारे राजस्थान के कितने जिलों में है? तो वो होगा दोस्तों हमारे राजस्थान के 3 जिले, पहला जयपुर, दूसरा भरतपुर और तीसरा भरतपुर। इससे आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये हुआ हमारा नंबर 1 रोही का मैदान। क्या हुआ? रोही का मैदान। इससे आगे हम बात करते हैं हमारे मालपुरा करौली का मैदान। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा मालपुरा करौली का जो मैदान है इसका निर्माण कौन कौन सी नदियों के द्वारा किया जा रहा है? इधर तो है ये बाणगंगा और इधर जो नदी है उसका नाम है बनास नदी। बनास और बाणगंगा नदियों के मध्य का जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मालपुरा करौली का मैदान। बनास नदी एवं बाणगंगा नदी इन दोनों के बीच का जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है हमारा मालपुरा करौली का मैदान। अब देखिए दोस्तों, इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में है? इसके विस्तार की यदि हम बात करते हैं, देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, निम्न में से किस में राजस्थान की स्थिति नहीं है? तो हमने देखा था वायव्य कोण, एक था आग्नेय कोण, एक था नैऋत्य कोण और एक था ईशान कोण। इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा कौन सा? आग्नेय कोण। क्योंकि देखिए जो ईशान कोण है इसके अंतर्गत हमने देखा था राजस्थान की जो स्थिति और विस्तार जो चैप्टर हमने पढ़ाया था उसमें बहुत ही विस्तार से इसको देखा था। जो ईशान कोण में जो हमारे राजस्थान की स्थिति आई थी वो किसके संदर्भ में आई थी दोस्तों? देखिए हमने इसको पढ़ा था इस तरीके से, ये दिशा थी हमारी उत्तर और ये थी दक्षिण, और ये जो दिशा थी ये थी हमारी पश्चिम, और ये दिशा थी पूर्व। अब ये जो दिशा है इसको कहा जाता है ईशान कोण। कौन सा कोण दोस्तों? ईशान कोण। और ईशान कोण के जस्ट विपरीत में हमने पढ़ा था, क्योंकि जो ईशान दिशा है इसको हमने किसके बताया था? देवताओं की। किसके बताया था दोस्तों? देवताओं की। और इसके जो विपरीत में जो दिशा की हमने बात की थी वो था दोस्तों जो राक्षसों की जो दिशा होती है उसको कहा जाता है नैऋत्य कोण। क्या कहा जाता है? नैऋत्य कोण। और इसके बाद में दोस्तों ये वाली जो दिशा थी इसको हमने बताया था आपको वायव्य कोण। कौन सा कोण था दोस्तों? तो वो था हमारा वायव्य कोण। और वायु के जो विपरीत में जो कोण होता है वो होता है किसका? अग्नि का। तो इसको कहा जाता है आग्नेय या अग्नि कोण। अब इनमें से हमने जो चर्चा की थी दोस्तों, जो ये हमारा ईशान कोण है इसमें हमारा राजस्थान की स्थिति आती है किसके संदर्भ में? वैश्विक संदर्भ में। और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में स्थिति आती है दोस्तों हमारी निकल के, वो आती है कौन सी? नैऋत्य कोण की। ये किस में आई थी दोस्तों? एशिया महाद्वीप में। और वायव्य कोण में जो स्थिति निकल कर आई थी वो आई थी हमारे भारत के संदर्भ में। अब इन तीनों में तो हमारे राजस्थान की स्थिति है, एशिया महाद्वीप में है नैऋत्य कोण में, ईशान कोण में है वैश्विक स्थिति के संदर्भ में, और वायव्य जो कोण है किसके संदर्भ में आता है दोस्तों? हमारे भारत के संदर्भ में। तो देखिए यहाँ वायव्य है, नैऋत्य है, ईशान है, तो किसके संदर्भ में राजस्थान की स्थिति नहीं है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा अग्नि कोण या आग्नेय कोण। इसको हमने बहुत ही विस्तार से देखा था दोस्तों। ये एक एग्जाम में आया था, जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, मैं कल एक पेपर देख रहा था उसमें मिला था दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे मैदान की। देखिए मालपुरा का मैदान, किसका? मालपुरा का मैदान। मालपुरा का जो मैदान है इसका जो विस्तार है बनास और बाणगंगा इन दोनों नदियों के मध्य का जो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? मालपुरा करौली का मैदान। अब देखिए यहाँ से
जो इसका निर्माण होता है इस मालपुरा करौली के मैदान का, तो कितने जिलों में होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है टोंक। कौन सा? टोंक। टोंक में एक स्थान जिसका नाम है क्या? मालपुरा। टोंक। टोंक के आगे दोस्तों हमारा जो अगला जिला आता है वो है कौन सा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में जो अगला जिला है वो है हमारा कौन सा? करौली। तो टोंक, सवाई माधोपुर और करौली, इन तीनों जिलों के मध्य बनास और बाणगंगा नदी के द्वारा जो उपजाऊ मैदान का निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों मालपुरा करौली का मैदान। अब इसके जस्ट पास में दोस्तों एक और मैदान है जिसका नाम है पीडमांट का मैदान। कौन सा मैदान है दोस्तों? जिसका नाम है पीडमांट का मैदान। अब जो पीडमांट का मैदान है ये कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है? अब इसका निर्माण भी किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? बनास नदी के द्वारा। स्पेशल जो बनास नदी के द्वारा जिस मैदानी प्रदेश का निर्माण किया जाता है उसको कहा जाता है पीडमांट का मैदान। अब पीडमांट का जो मैदान है इसका कौन कौन से जिलों में विस्तार देखा जाता है? तो इसका विस्तार देखा जाता है राजस्थान के जो 2 जिले हैं उनमें इसका विस्तार देखा जाता है। पहला है हमारा राजसमंद और दूसरा है दोस्तों भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। राजस्थान के राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य जो मैदानी भाग है बनास नदी के द्वारा निर्मित, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पीडमांट का मैदान। अब ये जो पीडमांट का मैदान है इसकी जो सबसे खास जो विशेषता है वो ये है दोस्तों कि जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में देखा था, शुरुआत की थी, तो इसको हमने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। जैसे ये था हमारा क्या? राजस्थान। और राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर जो एक भौतिक प्रदेश था ये था कौन सा? अरावली। क्या था? अरावली। अब जो ये राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य जो पीडमांट का मैदान है ये यहाँ पर आता है दोस्तों। ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है पीडमांट का मैदान। अब ये जो पीडमांट का मैदान है ये किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो भौतिक प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो ये आता है हमारे अरावली भौतिक प्रदेश के अंतर्गत। और अरावली भौतिक प्रदेश के अंतर्गत होने के बावजूद भी इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत। तो एग्जाम में यहाँ से यही प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मैदानी भाग है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं होते हुए भी किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा हमारा पीडमांट का मैदान। ये किसका भाग है दोस्तों? तो ये होता है हमारे अरावली पर्वतीय प्रदेश का भाग। और इसका जो विस्तार है राजस्थान के कितने जिलों में है? तो एक था हमारा राजसमंद और दूसरा था हमारा भीलवाड़ा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जिला पड़ता है उसका नाम है राजसमंद, इसके बाद में इधर जो जिला पड़ता है उसका नाम है भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में जो अगला मैदानी भाग है उसका नाम है खेराड़ प्रदेश। कौन सा? खेराड़ प्रदेश। अब बनास नदी के जो दक्षिण में जिस मैदानी प्रदेश का बनास नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है खेराड़ प्रदेश। क्या कहा जाता है दोस्तों? बनास नदी के द्वारा जो दक्षिणी भाग में जिस उपजाऊ मैदानी प्रदेश का निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है खेराड़ प्रदेश। अब ये खेराड़ प्रदेश ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है? तो इसका विस्तार दोस्तों एक है अपना भीलवाड़ा और दूसरा है अपना कौन सा? टोंक। भीलवाड़ा और टोंक के अंतर्गत जिस मैदानी प्रदेश का जो भाग है वो कौन सा है? हमारा खेराड़ प्रदेश। और खेराड़ प्रदेश का जो निर्माण किया जाता है वो किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारी बनास नदी के द्वारा। अब ये हुआ दोस्तों हमारा बनास और बाणगंगा बेसिन। कौन सा दोस्तों? बनास और बाणगंगा बेसिन। अब इसको हम नोट करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से हमारी नोटबुक में। एक बार देखिए दोस्तों, आप इसका चित्र बना लो। ज्योग्राफी में चित्र क्या है? सबसे महत्वपूर्ण होता है। चित्र है तो हमारे ज्योग्राफी बहुत ही आसान तरीके से समझ आएगी। बगैर चित्र के हम ज्योग्राफी विषय को नहीं समझ सकते। इसीलिए मैं हर चीज़ जो भी आपको पढ़ाता हूँ
पहले उसको बोर्ड पे एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, उसके बाद में नोट करते हैं दोस्तों। तो पहले आप एक बार ये चित्र बनाओ, उसके बाद में इसकी जो बातें हैं उन सभी को हम नोट करते हैं। तो आप चित्र में कौन कौन सी चीज़ बनाओगे? इसका आप एक बार चित्र बना लो। ये वाला, ये चित्र बनाओ। इसके बाद में हम लिखते हैं इसका वर्णन। क्या लिखते हैं दोस्तों? वर्णन। ये कौन सी नदी है? चंबल नदी। एक एक जो मैदानी प्रदेश, सबसे पहले हम वर्णन लिखेंगे रोही के मैदान का, उसके बाद में पीडमांट, उसके बाद में मालपुरा करौली का मैदान, उसके बाद में देखते हैं खेराड़ प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रोही के मैदान की। लिखना प्रारंभ कर दो, नोटबुक और पेन लेके। रोही का मैदान। रोही का जो मैदान है, इसका जो विस्तार है, पहले तो आप ये देखो, रोही का मैदान बाणगंगा और यमुना नदी के द्वारा, यमुना नदी के द्वारा जिस उपजाऊ प्रदेश का निर्माण किया जाता है, उसे रोही का मैदान कहा जाता है। बनास और बाणगंगा नदी के द्वारा जिस उपजाऊ प्रदेश का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे रोही का मैदान कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके विस्तार की। इसका विस्तार दोस्तों राजस्थान के कितने ज़िलों में है? तो पहला है हमारा जयपुर, दूसरा होगा दौसा और तीसरा होगा भरतपुर। ये हुआ हमारा रोही का मैदान। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों हमारे मालपुरा करौली का मैदान। इसका मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। इसमें देखिए दोस्तों, मालपुरा करौली का मैदान बनास और बाणगंगा नदी के द्वारा, बनास और बाणगंगा नदी के द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान। बाणगंगा और बनास नदी के द्वारा निर्मित जो उपजाऊ मैदान है, उसे क्या कहा जाता है? मालपुरा करौली का मैदान। अब इसका जो विस्तार है, कौन कौन से जिलों में है? विस्तार की बात करते हैं दोस्तों। इसका विस्तार हमने देखा था यहाँ पे, एक था हमारा टोंक, उसके बाद में करौली, उसके बाद में सवाई माधोपुर। इन 3 जिलों में जिसका विस्तार है वो कौन सा है? मालपुरा करौली का मैदान। इसके बाद में दोस्तों हमारा आता है पीडमांट का मैदान। कौन सा आता है? तो वो आता है हमारा पीडमांट का मैदान।
पीडमांट का मैदान। इसका निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण किया जाता है बनास नदी के द्वारा। बनास नदी के द्वारा निर्मित उपजाऊ प्रदेश। इसके यदि हम विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका विस्तार है, इसका विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? तो वो है 2 जिले। एक है अपना भीलवाड़ा और एक हुआ अपना राजसमंद। कौन सा? राजसमंद। और इसका जो विस्तार एक हम टोंक में भी लिख सकते हैं। किसमें? टोंक में। इसका जो कुछ पार्ट है वो कहाँ पे भी आता है, तो वो टोंक के अंतर्गत भी देखा जाता है। इधर जो राजसमंद है इसमें तो इसका जो विस्तार है बहुत ही न्यूनतम देखा जाता है। बाकी इसका जो सर्वाधिक विस्तार भीलवाड़ा और टोंक के अंतर्गत ही देखा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, नंबर 4 पे है हमारा खेराड़ प्रदेश। कौन सा? खेराड़ प्रदेश। नंबर 4 खेराड़ प्रदेश। खेराड़ प्रदेश। खेराड़ प्रदेश के यदि हम निर्माण की बात करते हैं, तो इसका जो निर्माण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारे बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान। बनास नदी द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान, जिसे क्या कहा जाता है? खेराड़ प्रदेश। और इसके यदि हम विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, इसका जो विस्तार देखा जाता है वो देखा जाता है हमारे टोंक और भीलवाड़ा में। कहाँ? टोंक और भीलवाड़ा में। टोंक और भीलवाड़ा में जिस भौतिक प्रदेश के मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है वो किसका है? वो है हमारे खेराड़ प्रदेश का विस्तार। तो ये हुआ हमारा दोस्तों कौन सा? हमारे बनास और बाणगंगा नदी का जो बेसिन है उसकी बातें। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो अगला है वो है कौन सा? माही का मैदान। माही के मैदान में बात करते हैं दोस्तों। एक बार आप ये नोट करो, देखिए इससे आगे देखते हैं दोस्तों हम हमारे किसके बारे में? माही के मैदान के बारे में। चलिए, अगला हमारा जो बेसिन है उसका नाम है कौन सा? माही बेसिन। कौन सा? माही बेसिन। अब माही बेसिन क्या होता है दोस्तों? माही नदी और उसके आसपास का जो क्षेत्र उसे क्या कहा जाता है? माही बेसिन। माही नदी के द्वारा अपने आसपास के क्षेत्र में जिस उपजाऊ प्रदेश का निर्माण किया जाता है उसे कहा जाता है माही बेसिन। अब देखते हैं माही बेसिन जो है, पहली बात तो जो माही नदी है इसका विस्तार हमारे राजस्थान के कितने ज़िलों में है? जो माही नदी है ये हमारे राजस्थान में कहाँ बहती है? क्योंकि जो माही नदी है इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा दोस्तों उसे ही क्या कहेंगे? माही बेसिन। अब देखिए ये है हमारा क्या? राजस्थान। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों? राजस्थान। और इस राजस्थान के अंतर्गत हमने यहाँ पर एक जो जिला पढ़ा था उसका नाम था डूंगरपुर। कौन सा? यहाँ जो हमने जिला पढ़ा था उसका नाम था
डूंगरपुर, और इधर जो ज़िला पड़ा था नीचे उसका नाम था बांसवाड़ा। कौन सा पड़ा था? बांसवाड़ा। और इस जगह पे हमने एक ज़िला पढ़ा था जिसका नाम है प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। अब यदि हम बात करते हैं माही नदी की, तो माही नदी देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और कर्क रेखा हमारे राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर। अब ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के ऊपर जो कौन कौन से ज़िले, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। और देखिए दोस्तों, यहाँ से एक मध्य प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है। यहाँ इधर हमने जो राज्य पढ़ा था उसका नाम था क्या? मध्य प्रदेश। और ये नदी कौन सी हुई दोस्तों? ये हुई हमारी माही नदी। कौन सी? माही नदी। अब हम बात करते हैं कि जो माही नदी है तो हमारे राजस्थान के कितने ज़िलों में बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारे राजस्थान के 2 ज़िले। और 2 ज़िले कौन से हैं? एक होगा हमारा डूंगरपुर और दूसरा होगा बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंतर्गत माही नदी बहती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं माही बेसिन की, तो माही बेसिन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं दोस्तों, एक ज़िला डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा पढ़ते हैं तो कौन सा? प्रतापगढ़। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो माही बेसिन है इसका जो विस्तार है राजस्थान के कितने ज़िलों में देखा जाता है? तो इसका विस्तार राजस्थान के 3 ज़िलों में। एक है हमारा डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा और तीसरा जो ज़िला है उसका नाम है प्रतापगढ़। अब इसको हम एक चित्र बनाते हैं अलग से इन तीनों ज़िलों का और तब इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, इधर जो हमारा एक ज़िला है उसका नाम है माही जो बेसिन है, माही बेसिन के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद और जय भारत। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए दोस्तों, आपके लाइक करने से हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है, पढ़ाने में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट भी आता है। तो सभी से निवेदन है, अपने दोस्तों के लिए वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।